नमस्कार। कक्षा 9 आ पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1 में आज का विषय है रीढ़ की हड्डी। तो इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। पाठ शुरू करने से पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। बचपन से ही नाटकों में इनकी अत्यधिक रुचि थी और यही रुचि होने के कारण स्कूल और कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में ये नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। यही शौक आगे चलकर सृजन में परिवर्तित हो गया। इनके नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर भी आधारित अनेक एकांकी और नाटक लिखे हैं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा इनके प्रमुख नाटक हैं और भोर का तारा, ओ मेरे सपने इनके एकांकी संग्रह हैं। अब यह जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो इस पाठ के माध्यम से यह एक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त जो रूढ़िवादी मानसिकता है उस पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। रीढ़ की हड्डियाँ यह एकांकी है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त जो लड़का लड़की के बीच भेदभाव रहता है, ठीक है, लड़का लड़की के बीच मौजूद जो भेदभाव है उसको यहाँ लेखक ने दर्शाया है। आज भी लड़कियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता चारों तरफ फैली हुई है। लेखक ने इस पर प्रहार करते हुए लड़कियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है। शिक्षित होकर लड़कियां आत्मविश्वासी और साहसी बनती हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती हैं और अपना भविष्य अधिक अच्छी तरह से संवार सकती हैं। लड़कियों को सजावट की वस्तु मानने वाले लोगों तथा दहेज के लोभियों को शिक्षित एवं अपने अधिकारों के प्रति सचेत लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। अब यहाँ इस एकांकी के माध्यम से रीढ़ की हड्डी नामक जो एकांकी है इसमें जगदीश चंद्र माथुर जी ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है कि जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती हैं तथा उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है, फिर भी समाज के कुछ दकियानुसी विचार वाले, ठीक है, गलत सोच वाले जो लोग होते हैं लड़कियों की इस सफलता से दुखी रहते हैं, ठीक है। आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ है मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। इस एकांकी में बताया गया है, जगदीश चंद्र माथुर जी ने बताया है कि इस एकांकी में घर के मुखिया जो हैं उनका नाम होता है रामस्वरूप। अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं। क्यों सजाते हैं? क्योंकि आज उनकी बेटी है उमा, उसको देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ इनके घर आ रहे हैं। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ उस कमरे को सजाते हैं जिसमें मेहमान लोग बैठते हैं, ठीक है। तो अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक करते हैं। नौकर जो इनका होता है वह कुछ ऊंचा सुनता है। ऊंचा सुनने के कारण जब ये तख्त लगा रहे हैं, देखिए तख्त बिछाता है और ही हंसता है। तो यहाँ कहते हैं रामस्वरूप जी कि बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए। तो नौकर इनका कुछ ऊंचा सुनता है। तो कहते हैं कि जो धोबी के घर से कल धुलवा के आया है वही दरी मांग लिया, और नौकर सही से सुन नहीं पाता है तो धोबी की जगह वह धोती सुनता है और वहाँ जाकर के धोती मांगता है। तो उनकी पत्नी जो है रामस्वरूप जी की, उनका नाम है प्रेमा। वो घर में से निकलती हैं कुछ क्रोध करते हुए, मतलब काम में बिजी हैं, और वहाँ धोती मांग रहा है। धोती की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, तो इसलिए वो घर में से निकलती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं? प्रेमा कहती हैं, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में, मतलब मैं काम में लगी हुई हूँ। तो रामस्वरूप कहते हैं धोती कहाँ? प्रेमा, हाँ अभी कह रही हैं कि हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप कहते हैं लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने?
प्रेमा कहती हैं यही तो कह रहा था। मतलब दोनों लोगों में थोड़ा सा इस तरीके से कह के और हंसी मजाक होता है उस नौकर के कारण, ठीक है। अब उमा की माँ प्रेमा बताती हैं कि बेटी जो उनकी है उमा, वह मुंह फुलाए हुए पड़ी हुई है, वह इसका सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती हैं, ठीक है। वह कहती हैं कि इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। प्रेमा बताती हैं कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती है। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के भी इतनी अच्छी दिखती है। रामस्वरूप बताते हैं कि वैसे तो वे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा उनका बेटा बीएससी पास है, पर उनके विचार दकियानूसी हैं। वे लड़की ऐसी चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी ना हो, और लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। वह पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, पर शादी के मामले में पढ़ी लिखी लड़की उसे पसंद नहीं है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी भी तरह से उसे तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। मतलब रामस्वरूप ये कह रहे हैं कि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। जल्दी जल्दी प्रेमा से कहते हैं कि जल्दी जल्दी उमा को तैयार करो। इस प्रकार से जब रामस्वरूप कहते हैं कि जल्दी जल्दी जाओ और उमा को तैयार करो, प्रेमा से कहते हैं। रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी लड़के वालों के सामने वे अपनी बेटी के बीए तक पढ़े जाने की बात नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि लड़के वाले जो हैं उनका मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ाना लिखाना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाद में तो उसे घर गृहस्थी ही चलानी है। इस प्रकार रामस्वरूप विवशता के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात लड़के वालों से छिपाते हैं। और दोनों जब बात करते हैं तो कहते हैं, रामस्वरूप कहते हैं हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, दूसरा खुद लड़का है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि देखो वो लोग आ रहे हैं और तुम जाओ जल्दी जल्दी उमा को तैयार करो। प्रेमा वहाँ से आती है और उमा को तैयार करने में लग जाती है। रामस्वरूप जी कहते हैं उनकी व्यवस्था है कि लड़के वाले ऐसा नहीं चाहते हैं कि मतलब लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तो इसलिए वो अपने बेटी की पढ़ाई लिखाई को छिपाते हैं उनसे। और लड़के वालों का जब आगमन होता है, उनका स्वागत सत्कार होता है, नौकर बताता है कि बाहर अतिथि आए हैं, तो वे जल्दी से हारमोनियम ठीक जगह पर रख देते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए बाजार भेज देते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़कर स्वागत किया, खूब स्वागत किया, ठीक है, खातिरदारी की। फिर बातों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो इसी बीच नाश्ता परोसा जाता है। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की पढ़ाई लिखाई की बात कहना शुरू करते हैं। उस ज़माने में मैट्रिक पढ़ा हुआ जो अंग्रेजी लिखता था उसकी तुलना आज के एमए की डिग्री लेने वाला भी नहीं कर सकता है, ऐसा रामस्वरूप मानते हैं कि जो उनके ज़माने में कम पढ़ा लिखा ही होता था। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जो अपनी पढ़ाई लिखाई की पुराने ज़माने की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि हमारे ज़माने में क्या थी कि हम लोग कैसे पढ़ते थे। मतलब हमारे ज़माने में अगर कोई मैट्रिक पास था, मतलब आज के ज़माने का हाई स्कूल पास भी कोई था, तो वह अंग्रेजी लिखता था कैसा फर्राटेदार। आजकल एमए भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ऐसा दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। लड़के वालों की जो विचारधारा है बहुत सीमित है, संकुचित है लड़कियों के प्रति। वो लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और पढ़ी लिखी लड़की उनको पसंद नहीं है, ठीक है, गोपाल प्रसाद को और उनके बेटे शंकर को। तो अब गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बात करते हैं। चूँकि शादी करने के लिए वो आए हैं अपने लड़के का, इसलिए लड़की के बारे में वो पूछताछ करते हैं, बात करते हैं। लड़की के लिए कहते हैं कि लड़की का सुंदर होना आवश्यक है। फिर वे रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक पास ही लड़की उनको चाहिए, ऐसी ही लड़की होनी चाहिए। वे लड़कों की पढ़ाई की तो वकालत करते हैं पर लड़कियों की नहीं। वे तर्क देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ाई लड़की और लड़कों में भेदभाव करते हुए तर्क देते हुए गोपाल दास जी कहते हैं मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं। क्या कहते हैं, लड़के और लड़कियों की पढ़ाई के बारे में भेदभाव करते हुए कहते हैं कि मोर के पंख होते हैं और मोरनी के नहीं, ठीक है, और शेर के बाल होते हैं
पर शेरनी के नहीं। तो रामस्वरूप जी उसमें हाँ में हाँ भरते हैं, कहते हैं जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होते हैं औरत के नहीं, ठीक है। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं हाँ हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और उचित तालीम भी उनमें से एक चीज़ है, ठीक है। उचित तालीम भी, अच्छी पढ़ाई लिखाई भी उनमें से एक चीज़ है जो लड़कों के लिए शोभा देती है, लड़कियों के लिए नहीं शोभा देती। उनके अनुसार कहने का मतलब तात्पर्य ये रहता है कि पढ़ने लिखने का काम तो पुरुषों का होता है, स्त्रियों को तो घर गृहस्थी चलानी होती है, अतः उनको अधिक पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनके पढ़े लिखे बेटे की भी यही धारणा है। शंकर जो होता है उनका बेटा, उसकी यही धारणा है। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उनकी व्यवस्था है, उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया है, पर वे व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपनी लड़की की शादी तय करना है, और जहाँ शादी उनको तय करना है वहाँ के लोगों की विचारधाराएँ संकुचित हैं। इतने में होता क्या है, जब ये लोग उमा के बारे में पूछते हैं तो उमा प्रवेश करती है और हाथ में कुछ लिए आती है उमा, और चुपचाप प्रवेश करती है उमा। और नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप जी पान मंगवाते हैं। पान ले करके उनकी बेटी उमा पान की तस्तरी ले करके वहाँ आती है, ठीक है। और कमरे में आती है, उसने सादे कपड़े पहने थे तथा गर्दन उसकी झुकी हुई थी और आंखों पर चश्मा था। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा का चश्मा देख कर के चौंक जाते हैं। चौंक जाते हैं? रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इनकी आंखें दुखनी शुरू हो गई थी, ठीक है, और कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। लड़के वालों का उमा से सवाल करना देखिए, लड़के वाले जो होते हैं गोपाल प्रसाद और शंकर, ठीक है, उसमें गोपाल प्रसाद जो शंकर के पिता होते हैं वो उमा से सवाल करते हैं, उमा के लिए प्रश्न पर प्रश्न शुरू करते हैं। और गाना बजाना आता है कि नहीं आता है, लड़की को खाना बनाना आता है या खाना बनाना नहीं आता है, पेंटिंग और सिलाई आती है कि नहीं आती है, इत्यादि मतलब सवाल पे सवाल करते जाते हैं गोपाल प्रसाद जी। और उमा उसका मतलब धीरे धीरे शब्दों में जवाब देती है। और गाना और बजाने की जब बात करते हैं तो उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन एक गा करके सुनाती है। कौन सा भजन? उमा गाती है, भजन सुनाती है, मीरा जी का प्रसिद्ध भजन गाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यह गाना गा करके सुनाती है। स्वर से जाहिर होता है कि गाने का अच्छा ज्ञान है उमा को, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है, उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एकाएक, ठीक है, एक साथ रुक जाती है। तो रामस्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छी गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने के लिए उठती है तो गोपाल प्रसाद कहते हैं अभी ठहरो, ठीक है, उसको ऐसा कह करके अभी ठहरो, और प्रश्नों का बौछार शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि कुछ इनाम भी जीते हैं क्या? तो उमा चुप रहती है। रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो, तो वह प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाने के कारण चुप चुप रहती है। लेकिन जब रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो तो वह फूट पड़ती है और कहती है क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा दिया जाता है और पसंद आ गई तो अच्छा वरना नहीं। वह आगे कहती है कि इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता है, क्या उनको चोट नहीं लगती है? तब गोपाल प्रसाद क्रोधित हो जाते हैं, झल्ला उठते हैं और उमा क्या करती है कि उनके बेटे शंकर के बारे में जो उसको जानकारी रहती है उनका पोल खोल देती है। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। यह शंकर की करतूत के विषय में बताती है उमा कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसके नौकरानी के पैरों में गिरकर शंकर ने माफ़ी मांगी थी और वहाँ से भगाया गया था तो भाग निकला था। उसकी वहाँ पिटाई भी हुई थी। उमा शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है, सारी बात
शंकर के बारे में गोपाल प्रसाद को बता देती है। अपने पिता के सामने, रामस्वरूप के सामने ही गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है? तब उमा जवाब देती हुई कहती है, हाँ मैंने BA पास किया है, कोई चोरी नहीं की है, ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान प्रतिष्ठा का ख्याल है, अपने पिता के मान सम्मान का ख्याल है। उमा के कथन द्वारा गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि वह कॉलेज में पढ़ी है। उमा ने जब लड़के की सभी काली करतूतें कह दी तब लड़के वालों का मुंह बन गया। गोपाल प्रसाद बोले कि रामस्वरूप जी, आपने क्या हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था? जब ऐसा कहते हैं कि आपने क्या हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलवाया था, तो गोपाल प्रसाद जी स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और वहाँ से जाने का उपक्रम करते हैं, मतलब वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब गोपाल प्रसाद जी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, खड़े होकर के गुस्से में कहते हैं, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक पास है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेद ढूंढ कर उठाते हुए चलते हैं, BA पास है। उफ़ो, ऐसा कहते हैं, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं होता है। आओ बेटे चलो, अपने शंकर से ऐसे कहते हैं और दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जब उमा को ऐसा लगता कि ये लोग चले जा रहे हैं तो उमा कहती है, तीखे मतलब व्यंग करते हुए कहती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के चेहरे पर रुलाशापन है। ठीक है, दोनों बाहर चले जाते हैं, इस प्रकार से रोते हुए दोनों चले जाते हैं। जब घर जाकर उमा कहती है कि घर जाकर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं है, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद और शंकर लौट जाते हैं, तभी रतन वहाँ मक्खन लेकर के लौटता है और पर्दा गिरता है। कहने का तात्पर्य है कि एकांकी समाप्त हो जाती है, ठीक है, पूरी हो जाती है। तो यहाँ जगदीश चंद्र माथुर ने रीढ़ की हड्डी नामक जो ये एकांकी आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तुत किया है या जो लिखा है, तो इस एकांकी से रीढ़ की हड्डी नामक यह एकांकी एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सीधा उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है कि जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती हैं तथा उनमें अपने अंदर आत्मविश्वास जाग उठता है, फिर भी समाज के कुछ गलत विचारधारा वाले लोग होते हैं, दकियानुसी विचारधारा वाले लोग होते हैं जो लड़कियों की इस सफलता से दुखी रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी नामक यह पूरा पाठ हमने आपको समझाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करना उचित नहीं है। ठीक है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद का अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करना उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? इसलिए कि अतीत का महिमा मंडन यह हो जाता है, ये सब तुलना करना। ठीक है, आज समाज के हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए हैं, समय परिवर्तित हुआ है, समय परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ सोच विचार तथा देखने के लिए जो उनका दृष्टिकोण है उसमें भी परिवर्तन आया है। आज रुपये की मूल्य वृद्धि के साथ साथ उत्पादन क्षमता बढ़ी है, हर क्षेत्र में क्रांति आई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियां लड़कों से आगे निकल आई हैं। एकांकी में भी यह बताया गया है कि लड़कियों ने पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ दिया है। समय की मांग भी यही है, इसीलिए कभी भी अपने समय की तुलना वर्तमान समय से नहीं करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो यह विरोधाभास जो है, रामस्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई पर विवाह के लिए उसे छिपाना उनकी मजबूरी बन गई। क्यों मजबूरी बन गई? क्योंकि लड़की के पिता को लड़के और
उसके पिता की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है। गोपाल प्रसाद उच्च शिक्षित बहू नहीं चाहते और रामस्वरूप उनके लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते हैं। अतः वे अपनी बेटी की उच्च शिक्षा संबंधित तथ्यों को छिपाते हैं ताकि बेटी की उच्च शिक्षा उनके विवाह में बाधक ना बन सके। इसीलिए यही व्यवस्था है उनकी कि उसको छिपाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे कि वह सरल स्वभाव की, सीधी सादी, शांत रहने वाली, कम पढ़ी लिखी लगने वाली गंवार लड़की की तरह रहे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या कोई कुर्सी मेज नहीं है, कोई दिखावट सजावट की वस्तु नहीं है। उसका भी हृदय होता है। उसका उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह उसके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशिष्टता है। उसे शिक्षित और पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह ही व्यवहार करने देना चाहिए था। यह विचार उनको नहीं रखना चाहिए था। चौथा प्रश्न है क्या है कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। ठीक है, तो इसमें आपको अपने विचार लिखना है, लेकिन लेखक के मतानुसार दोनों ही अपराधी की पंक्ति में आते हैं। ठीक है, गोपाल प्रसाद विवाह की पवित्रता को नहीं समझते हैं। वे इसे एक बिजनेस अथवा व्यापार की तरह लेते हैं और सौदा तय करने से पहले तरह तरह की जांच पड़ताल करते हैं। और रामस्वरूप जो होते हैं अपनी बेटी को ऊंची तालीम तो दिलवाते हैं, ठीक है, उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, पर उसे गोपनीय रखते हैं। बेशक यह उनकी मजबूरी है। हमारे विचार से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसे परिवार में रिश्ता तय करने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए था कि जहाँ लड़की की शिक्षा को सम्मान की दृष्टि से ना देखा जाए। जब किसी बात को समाज में छिपाया जाता है तब वह स्वयं ही अपना महत्व खो देती है। उच्च शिक्षा दिलाकर पिता ने कोई अपराध नहीं किया। रामस्वरूप व्यर्थ ही अपराध भावना के शिकार बन गए थे। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो ठीक है, इसका उत्तर होगा कि रीढ़ की हड्डी स्त्री अशिक्षा जैसी सामाजिक बुराइयों पर आधारित एकांकी है। पुरुष पात्रों में प्रमुख पात्र शंकर है इस पूरे एकांकी में, जिसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। ठीक है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे की वह झुकी हुई है। वह स्त्री शिक्षा विरोधी पिता का आज्ञाकारी पुत्र है जो दकियन उसी विचारों वाला है। वह कायर और डरपोक है। वह अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। पिता जो कहते हैं वह चुपचाप मान लेता है। वह चरित्रहीन भी है। इसी बात को उजागर करती हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। ठीक है, शंकर जैसे लड़के की नहीं जरूरत है। उमा जैसी लड़की के व्यक्तित्व की जरूरत है। वह साहसी और स्पष्ट वक्ता है। वह समाज के ठेकेदारों की कलई खोल सकती है और उन्हें आईना दिखा सकती है। वह शिक्षित और सभ्य लड़की है। पुरुष प्रधान समाज में नारी की दशा दयनीय और शोचनीय तब तक रहेगी जब तक नारी शिक्षित होकर अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं हो जाए। यह उचित है कि बच्चों को अपने माता पिता की भावनाओं का कद्र करना चाहिए, लेकिन जब माता पिता की भावनाएं उनके भविष्य को अंधकार में ढकेल रही हो तब उनका प्रतिकार करना ही उचित होता है। शंकर जैसे लड़के अपने माता पिता को समाज में नीचा दिखाने का कार्य करते हैं और उमा जैसे व्यक्तित्व वाली लड़की के माता पिता को गर्व होना चाहिए ऐसी लड़कियों पर, क्योंकि वह समझदार तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग है। समाज तभी उच्च तथा श्रेष्ठ होगा जब उमा जैसे व्यक्तित्व वाली लड़कियां होंगी। अगला प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त और सार्थक है। शरीर में रीढ़ की हड्डी शरीर को सीधा रखती है और व्यक्तित्व प्रदान करती है। यही स्थिति समाज की भी है। शंकर जैसे युवक रीढ़ विहीन हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व चरित्रहीन और परजीवी है। तभी शंकर को बिना बैकबोन कहा जा रहा है। शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। अगला प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों?
यह कथा वस्तु जो है एकांकी है, इसके आधार पर हम इस एकांकी में उमा को इस एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इसी नारी पात्र के माध्यम से लेखक अपनी कथा को गति प्रदान करता है। उमा द्वारा व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं। उमा अपने सशक्त व्यक्तित्व का परिचय देकर दूसरे सभी पात्रों पर भारी पड़ती है। कथा वस्तु का समस्त जो संकलन हुआ है उसी के लिए होता है। समस्त आयोजन वह कथा की केंद्रीय धुरी है जिसके इर्द गिर्द समस्त कथा चक्र घूमता है। अगला प्रश्न है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो यह जो एकांकी है रीढ़ की हड्डी, इसके आधार पर रामस्वरूप उमा के पिता हैं। वे एक मजबूर पिता लगते हैं जो अपनी बेटी की शादी किसी कीमत पर शंकर से करवाना चाहते हैं। वे उमा की शिक्षा की बात को छिपाते हैं, समाज से डरते हैं। उन्हें डर है कि उमा को देखने आने वाले लड़के तथा उसके पिता ने यदि उसे नापसंद कर दिया तो रिश्तेदार और समाज क्या कहेंगे। अपनी बेटी को दिखावा करने तथा झूठ बोलने के लिए कहते हैं। इससे पता चलता है कि वे डरपोक हैं, दकियानुसी तथा विवश पिता हैं। और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। लड़के के पिता होने के कारण उन्हें घमंड है। उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो, जिस पर वे अपनी मनमानी कर सके। उन्हें सुंदर लेकिन बिना पढ़ी लिखी एक गुड़िया बहू चाहिए। वे लालची, स्वार्थी और ढोंगी हैं। शादी को व्यापार मानते हैं जिसमें वे केवल अपना मुनाफा चाहते हैं और दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं करना चाहते हैं। ऐसा है गोपाल दास। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो यह एकांकी जो है रीढ़ की हड्डी, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इस एकांकी में उन लोगों की कलई खोली गई है जो लड़कियों को भेड़ बकरियों या फर्नीचर कुर्सी मेज मानते हैं। यह एकांकी लड़कियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व की रक्षा करती है और ऐसा रक्षा करती हुई जान पड़ती है। यह एकांकी दो मुही व्यक्तित्व वाले लोगों को दर्शाती है, उनका पर्दाफाश करती है और चरित्रहीन लोगों को रीढ़ विहीन बताती है यह एकांकी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने वाले हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ लेखक के माध्यम से लेखक ने समाज में महिला वर्ग को उच्च सम्मान दिलाने हेतु निम्नलिखित उपाय बताए हैं कि निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। जैसे परिवार तथा समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिलाने का प्रयास हम कर सकते हैं और महिलाओं को पिता अथवा पति की संपत्ति में उनका हक दिलाकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महिलाओं की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यह पूरा पाठ रीढ़ की हड्डी नामक पूरा पाठ हमने आपको समझाया और इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न था उनका उत्तर भी हमने आपको बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।